नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, चलिए एक और काम की चीज हमको मिल गई कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया है, नियुक्त करने का फैसला लिया है। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया है। विच स्टार एथलीट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट डीएसपी बाय द असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन है आपके पास हिमा दास, द्युति चंद, रमेश सिंधु या फिर सुधा सिंह। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। हमारी जो क्लास है रेगुलर रहा करती है रोज सुबह 7 बजे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए और कमेंट मुझे करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर है हेमा दास। हेमा दास जी को हाल ही में सीएम सोनोवाल ने यह फैसला लिया कि उनको डीएसपी नियुक्त करना है, और यह फैसला जो है गुवाहाटी के जनता भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया गया है। हेमा दास असम के नागांव जिले के दिंग गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने हेमा एक जो है साधारण किसान परिवार से आती हैं, मतलब एकदम बेसिक और एक बेसिक परिवार से संबंध रखती हैं। ये कोई राजघराने से संबंध नहीं रखती और बहुत ही सामान्य परिवार से, किसान परिवार से संबंध रखा करती हैं। उन्होंने आईएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 5.47 सेकंड में ये उपलब्धि अपने नाम की थी। हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि 2019 में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते थे, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसको देखते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इनको डीएसपी नियुक्त किया है गुवाहाटी के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? International Day of Women and Girls in Science is celebrated on which of the following days? 10 फरवरी, 10 फरवरी, 12 मार्च, 11 फरवरी या फिर 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। चलिए इसका आंसर है 11 फरवरी। 11 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं के समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने, उनको बढ़ावा देने के लिए इनके कार्य क्षेत्रों में कर रही, साथ ही साथ इन कार्य क्षेत्रों में कर रही महिलाओं और बालिकाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया, वुमेन्स एंड गर्ल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन वो सारी महिलाएं और बालिकाएं जो कि गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही हो, साथ ही साथ में इन कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं और जो कि देश के लिए, विज्ञान के लिए या फिर जिस भी क्षेत्र से जुड़ी हुए हैं उस क्षेत्र के लिए अपना 100% दे रही हैं और अपना जो जानकारी है, नॉलेज है और उनका जो बौद्धिक स्तर है वो बढ़ा रही हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पे 11 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो है वो मनाए जाने की बात रखी गई है। यह दिन जो है सबसे पहले सन 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? Royal Challenger Bangalore's team has appointed which former Indian batsman as a batting consultant for the upcoming season of IPL? गौतम गंभीर, अजय जडेजा, मोहम्मद अजरुद्दीन या फिर संजय बांगर। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार, बैटिंग कंसल्टेंट के लिए नियुक्त किया है?
चलिए इसका आंसर है संजय बांगर। संजय बांगर जी को भारत के पूर्व बल्लेबाज कोच बांगड़ को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए यह जिम्मेदारी मिली है। 14 सत्र जो होने वाला है अभी आने वाले समय में, उसको देखते हुए रॉयल चैलेंजर टीम ने आईपीएल में ये जिम्मेदारी दी है कि इस टीम के लिए पूर्व बल्लेबाज जो सलाहकार मतलब पूर्व बल्लेबाज जो रहे हैं संजय बांगर जी, इनको बैटिंग सलाहकार के लिए नियुक्त किया गया कि आप कोच के अलावा बैटिंग सलाहकार आप रहिए, ये नियुक्त किया गया है। भारत के लिए सन 2001 से लेकर 2004 के बीच 12 टेस्ट 15 वनडे खेलने वाले 48 वर्ष के बांगड़ आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में इस नई भूमिका में फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जुड़ जाएंगे। संजय बांगर संजय बांगर 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच भी रह चुके हैं। 2014 से लेकर 2019 के बीच में ये बल्लेबाजी कोच भी रहे हैं और अब यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और आपको बता दूं कि आरसीबी जो है, आरसीबी इसके जो कैप्टन है वो विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? Which country has decided to rejoin the UN Human Rights Council? अमेरिका, चीन, रूस या फिर जापान? चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ आप इसमें सलाह देना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कुछ इसमें और संशोधन किया जाए तो आप मुझे निसंकोच होकर वीडियो में कमेंट करके बताइए। जो भी अगर आप संशोधन चाहते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जो उचित कार्रवाई हो सकती है या जो भी संशोधन किया जा सकता है वो किया जाएगा। चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था। इसके पहले सन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जब थे तब उन्होंने ये बात करी थी कि भाई अब इस जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसमें हम नहीं रहेंगे। ये बात यहाँ पे करी गई थी क्योंकि कुछ ऐसे बातें थी जिसमें कि बात करी जाती कि जो यूएन जो काउंसिल्स है इसमें अमेरिका का जो शेयर है वो कम हो रहा था या ऐसी बहुत सी बातें थी। इस वजह से देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया था कि अब हम इस यूएन ह्यूमन काउंसिल जो है, ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसमें नहीं रहेंगे, परंतु वापस इस काउंसिल में जुड़ने के लिए जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति नए चुने गए हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम वापस इसमें रिज्वाइन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का घोषणा की थी। इजराइल के साथ जो भेदभाव हो रहा था इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बातचीत की थी कि भाई हम इस पद से या इस काउंसिल से मेंबर अब हम नहीं रहना चाहते, हम वापस अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली विच ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर साइंस टैलेंट एग्जाम? दिल्ली, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है दिल्ली। इसमें दिल्ली के स्कूलों से 9वीं के लगभग 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के लिए 5000 रुपए तक प्रदान किए जाएंगे। ये परीक्षा होने वाली है। इसमें छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा भी देगी। तो यहाँ पे सरकार ये कर रही है कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा यहाँ पे लॉन्च करिए, जिसमें जो 9वीं के जो विद्यार्थी रहेंगे, 9वीं क्लास के जो विद्यार्थी रहेंगे, मेधावी छात्र, लगभग 1000 छात्रों को 5000 रुपए तक का छात्रवृत्ति दी जाएगी कि भाई अगर आप अच्छा आपका एजुकेशन है, अगर आपका अच्छी प्रतिभा है तो सरकार जो इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए बढ़ावा देने के लिए 5000 रुपए तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान कर रही है। 1000 मेधावी छात्रों को दिया जाएगा। इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। आपको एक और बता दूं, एक एग्जाम होता है NTSL भी होता है,
NTSL नेशनल टैलेंट सर्च, सॉरी NTSE, NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये भी एक एग्जाम होता है जिसमें विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थियों के उनके टैलेंट को परखा जाता है, उनके बारे में जाना जाता है कि इनका टैलेंट क्या है, और फिर इसको स्कॉलरशिप दी जाती है। एक और होता है KVPI, मतलब किशोर वैज्ञानिक, KV किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये भी एक एग्जाम होता है जिसमें जो विद्यार्थी होते हैं, जो किशोर वैज्ञानिक होते हैं, किशोर वैज्ञानिक से मतलब यहाँ पे ये जो एग्जाम होता है ये स्कूल लेवल से लेके PG लेवल तक का होता है। इसमें विद्यार्थियों को उनके टैलेंट को परखा जाता है और फिर उसको एक प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र और कुछ जो छात्रवृत्ति रहती है वो दी जाती है, जिससे कि विज्ञान के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं वो अपना पूरा समय दे सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने हेतु ये महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? Indian Space Research Organization ISRO has released the first picture of the glacier bursting event in the Chamoli district of which state? आपको बताना है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो अभी हाल ही में ग्लेशियर फटने की जो घटना हुई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत हमारा जो धन है उसकी हानि हुई, हमारा टेक्नोलॉजी जो थी वो भी ध्वस्त हुई, कुछ हमारे प्लांट्स थे वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए, पूरी तरह से जमीन दोज हो गए। तो वो जो चमोली जो जिला है वो किस स्टेट में आता है आपको ये बताना है, जिसको लेके इसरो ने अभी हाल ही में कुछ तस्वीरें भी जारी की। ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। आपको एक और चीज बता दूं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाल ही में जो ग्लेशियर फटा था, हाल ही में जो ग्लेशियर फटा था सबसे ज्यादा इसमें हानि हुई थी शुरुआत के ही 2021 की शुरुआत में ही सबसे पहले ये घटना हुई। इसमें जो घटनाएं हुई थी एनटीपीसी का बहुत बड़ा एक प्लांट जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो वो आपको बताना है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में। ऑप्शन है चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की ये जो पहली तस्वीर थी वो जारी की है। ग्लेशियर के फटने से अब तक लगभग 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ अभी भी लापता हैं जिनके बारे में अभी भी प्रयास जारी है। और एक टनल जो है एनटीपीसी की वो अभी तक उसमें लोग फंसे हुए हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि लोग वहां पे जीवित होंगे और उनको लगातार खोजने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस घटना के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। यहाँ देखिए बताया था मैंने आपको कि लगभग 100 से भी अधिक लोग जो है अभी भी लापता है और 32 लोगों की डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है। उत्तराखंड वन विभाग ने आपदा प्रभावित गांव रैणी का विकास अपने स्तर से करने का फैसला किया है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए? चलिए इसका आंसर दीजिए। देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं ईशांत शर्मा। इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? India fast bowler Ishant Sharma has recently become the 6th Indian and 3rd fast bowler in the country to take how many wickets in Test cricket? ऑप्शन है आपके पास 200 विकेट, 300 विकेट, 500 विकेट या फिर 700 विकेट। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। उनमें भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में कितने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बने हैं? चलिए इसका आंसर है लगभग 300 विकेट। दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए। अब इनके ऊपर कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। कुंबले 619, कपिल देव 434 के अलावा रविचंद्रन अश्विन इस खेल से पहले, जिस खेल की बात करी जा रही है इस खेल से पहले 377, हरभजन सिंह 417 और जहीर खान 311, 300 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। तो ये जो छठे 6 खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उनमें से 5 ये भी हैं हमारे। कुंबले, अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्र अश्विन,
और हरभजन सिंह। चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज बनती है कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? 619 विकेट लेकर कौन? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। और दूसरे नंबर पे हैं 619 के बाद दूसरे नंबर पे हैं 434 में कपिल देव। ईशांत शर्मा ने अपना पहला जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच जो है वो 29 जून 2017 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी? Recently, which country has warned the USA on the presence of one of its warship near to the Parcels Island in the South China Sea? चलिए इसका आंसर दीजिए आप। ऐसा कौन सा देश है जिसने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में उसका जो पार्सल द्वीप समूह है उसके पास एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है कि भाई आप अपना युद्धपोत जो है यहाँ पे आपने क्यों रखा हुआ है, इसको आप अलग करिए, या जो भी जिस भी तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है, तो यहाँ पे चेतावनी दी है वो देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास रूस, जापान, चीन या फिर भारत। चलिए इसका आंसर दीजिए कौन सा ऐसा देश है जिसने यूएसए को चेतावनी दी है कि हमारे चीन सागर के पास जो पार्सल द्वीप है हमारा उसके पास में आपका युद्धपोत है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। चीन के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ने उसके जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया। अंततः चीन ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया।